नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं तंद्राव सिंह। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं और अपना सही तरीके से वर्क जो है वो कर रहे हैं और उसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो जो बच्चे लगातार ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं और जो मटेरियल हम उनको सेंड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने जो नोट्स बना रहे हैं, नो डाउट आगे आने वाले समय में हमें इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम फेस टू फेस जब होंगे तब आपको अच्छी तरीके से ये पता लग जाएगा कि हमने जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स पर कितनी मेहनत की गई है या उस नोट्स को अपन ने कितने अच्छी तरीके से लिखा है। क्योंकि जो लिखित सामग्री होगी वो लिखित सामग्री हम पहले ही पूरी कर चुके होंगे। मान लीजिए कुछ टॉपिक हो सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में आपको सही तरीके से समझ में ना आए हों और आप फेस टू फेस इसके क्वेश्चन ना पूछ पाए हों। तो आज सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मे भी अगर आपको उस टॉपिक में कोई डाउट रह जाता है तो आप जो अपना ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप पर उस डाउट को सेंड कर देवें या पर्सनल जो पर्टिकुलर टीचर है सब्जेक्ट का उस टीचर के नंबर पर आप डाउट सेंड कर दें। इसको ग्रुप में सेंड ना करें क्योंकि मटेरियल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आज की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं। अपन ने मानव पाचन तंत्र पूरा कर दिया। आज इसका सेकंड टॉपिक लेते हैं, मानव श्वसन तंत्र में सबसे पहले हेडिंग आती है श्वसन एवं श्वसन तंत्र। ठीक है, अगर इस वीडियो में आपको मान लीजिए कोई वर्ड अच्छी तरीके से नज़र नहीं आता हो तो मैं मटेरियल पहले सेंड कर देता हूँ। आप उस मटेरियल को पहले आप रिटर्न में लिख लें, ताकि अब जब आप मेरा वीडियो देखें तब आप अपना मैटर जब सामने रखोगे तो उसको आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि मैं सही तरीके से क्या कह रहा हूँ। हो सकता है कि वीडियो में कुछ वर्ड आपको सही तरीके से नज़र ना आए, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, ओके। श्वसन और श्वसन तंत्र में सबसे पहला टॉपिक है श्वसन। तो श्वसन होता क्या है? जीव जंतु अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अपने शरीर में जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, इन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होना आवश्यक होता है। ध्यान देना, मैं लाइन वापस रिपीट कर रहा हूँ। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होना आवश्यक होता है। ठीक है, श्वसन का मतलब ये नहीं है कि सांस लेना और सांस छोड़ना, श्वसन का मतलब ये नहीं है। तो ओवरऑल श्वसन के लिए ऊर्जा वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब तुम ये ध्यान रखना कि ऊर्जा कब प्राप्त होती है? जब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कब होता है? जब शरीर की कोशिकाओं तक, सभी कोशिकाओं तक क्या पहुंचा दी जाए? ऑक्सीजन पहुंचा दी जाए। अब ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जो तंत्र काम करता है उसको हम कहते हैं श्वसन तंत्र। तो श्वसन वो नहीं है, श्वसन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की सप्लाई या उनकी आपूर्ति पूर्ण करने का एक माध्यम होता है, परंतु श्वसन वो नहीं है। श्वसन का मतलब होता है कि ऊर्जा की प्राप्ति करना या ऊर्जा का निर्माण करना। तो अपन ने इसके लिए एक हेडिंग बनाई है श्वसन, उसको देखना। कोशिकाओं को अपनी विभिन्न क्रियाओं के संपादन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कोशिकाएं पोषक तत्वों का O2 द्वारा यानी ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है, यानी ऑक्सीजन द्वारा क्या करती है? ऑक्सीकरण करती है। इस क्रिया के फलस्वरूप, यहां ध्यान देना, अभी पढ़ते हैं कि पोषक तत्वों का O2 द्वारा ऑक्सीकरण करती है, यानी ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करती है। ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है और ऑक्सीजन एक माध्यम यानी एक पदार्थ है जिसके द्वारा ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब ऊर्जा, एटीपी क्या होती है? हमारे शरीर में ऊर्जा का एक मानक मान होता है जिसको हम किस के रूप में मानते हैं? एटीपी के रूप में मानते हैं। इसका पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है तथा हानिकारक CO2 गैस उत्पन्न होती है। आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ये बात समझो कि अगर आप एक कागज बाहर जलाते हो, बाहर का मतलब होता है शरीर के अंदर तो जो प्रक्रिया भोजन जलता है, ठीक है, उसको तुम कहते हैं श्वसन। लेकिन जो बाहर चीज चलती है उसको श्वसन न कह के दहन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर श्वसन जैसी प्रक्रिया क्यों नहीं हो रही है। श्वसन होता है कोशिकाओं के द्वारा, लेकिन ओपन यानी खुले वातावरण में जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं दहन। क्या कहते हैं? दहन। तो दहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भी O2 खपत होती है, उसमें भी CO2 बनती है। तो इसमें भी क्या बनती है? CO2 बनती है। अब इस CO2 को क्या करना होता है? बाहर निकालना पड़ता है। तो जिस माध्यम से यानी जिस श्वसन तंत्र से O2 अंदर पहुंची है उसी तंत्र के द्वारा CO2 क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। ओके, ऊर्जा ATP निर्माण की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन। तो ये तो हो गई श्वसन की परिभाषा। अब आ जाते हैं अपन श्वसन तंत्र पर। ठीक है, तो श्वसन तंत्र का हमने यहाँ पर एक नामांकित चित्र बना रखा है, ठीक है, जो आपको नजर आ रहा होगा। तो इसका मैंने एक वीडियो और सेंड किया है,
तो जो बच्चे मान लीजिए टॉपिक डायग्राम को सही तरीके से नहीं बना सकते और डायग्राम बनाने में अपनी रुचि कम दर्शाते हो तो आप मेरा वो वीडियो जरूर देखें। आप उसको थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, वीडियो को फास्ट इसलिए फॉरवर्ड किया गया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा MB खर्च करता है, इसलिए आप उसको या तो डाउनलोड कर लें, ठीक है। डाउनलोड ना करें तो आप उसको स्लो करके देखें ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको डायग्राम किस प्रकार से बनाना है, क्योंकि बायोलॉजी में सबसे मस्त चीज़ होती है डायग्राम। ओके, हम देख सकते हैं, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि मानव श्वसन तंत्र में नासा छिद्र सबसे बाहर वाले भाग में, उसके बाद का ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग इसको कहते हैं नासिका। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 प्रकार की ग्रसनी आती है, ठीक है। नासा की तरफ होगी नासा ग्रसनी, मुख की तरफ होगी मुख ग्रसनी और कंठ की तरफ होगी कंठ ग्रसनी। तो ये बात समझना, नासा ग्रसनी नासिका की तरफ, मुख की तरफ मुख ग्रसनी, कंठ की तरफ कंठ ग्रसनी, इस ग्रसनी के 3 भाग हो जाएंगे। उसके बाद में लैरिंक्स या कंठ या ध्वनि उत्पादक अंग के नाम से जाना जाता है। ओके, ये तो हो गया ऊपरी श्वसन तंत्र। क्या हो गया? ऊपरी श्वसन तंत्र। तो हम श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। मानव श्वसन तंत्र में सबसे पहले आएगा ऊपरी श्वसन तंत्र, फिर आएगा निचला श्वसन तंत्र और फिर आएगा मांसपेशियां या श्वसन मांसपेशियां। तो ये बात समझना कि ऊपरी श्वसन तंत्र में ये सब भाग हो गए। अब इसके बाद में यानी श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और फुफ्फुस यानी फेफड़े, ठीक है। ये चारों भाग क्या कहलाएंगे? ये चारों भाग कहलाएंगे निचला श्वसन तंत्र। क्या कहलाएंगे? निचला श्वसन तंत्र। अपन स्टार्ट करते हैं मानव श्वसन तंत्र में कि ये भाग किन किन से बना हुआ है। तो मानव श्वसन तंत्र 3 भागों में विभक्त है, जैसे मैं नाम बता दिया, ठीक है। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। इसमें सबसे पहले अपन ने ले लिया श्वसन, कौन सा? ऊपरी श्वसन तंत्र में सबसे पहले आता है नासिका। तो यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको, पहले टॉपिक तो हम पढ़ेंगे। हमारी नासा छिद्र जो है वो किस में खुलते हैं? नासिका में खुलते हैं। तो 2 यानी एक जोड़ी नासा छिद्र होते हैं। ये नासा छिद्र जब नासिका में खुलते हैं तो नासिका एक पाथ या कह सकते हैं एक मार्ग प्रदान करती है वायु को अंदर आने का। अब साथ ही साथ नासिका के अंदर मुख्यतः 2 प्रकार की संरचनाएं होती है। एक जिसे हम कहते हैं सीलिया या पक्षमाप, जिसे हम बाल भी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली विज्ञान की भाषा में हम इसे सीलिया या पक्षमाप कहेंगे। इसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं श्लेष्मा। ये श्लेष्मा और सीलिया क्या करते हैं? हानिकारक सूक्ष्म जीव जो वायु के साथ प्रवेश करते हैं, धूल के कण जो वायु के साथ प्रवेश करते हैं, इनको या फफूंद को, जो भी हानिकारक जीव या हानिकारक पदार्थ जो बड़ी मात्रा में यानी जिसकी साइज बड़ी होगी, वो इस बालों के द्वारा और इस चिपचिपे श्लेष्मा के द्वारा यहीं रोक लिए जाते हैं। इस प्रकार एक निस्यंद, ध्यान देना, निस्यंद यानी छनी हुई वायु ही ग्रसनी तक पहुंच पाती है। इस प्रकार नासिका एक ऐसा मार्ग प्रदान करती है जो हमारी श्वास को या वायु को क्या करती? स्टरलाइज का मतलब होता है रोगाणु मुक्त करके अंदर भेजती है, साथ ही साथ वायु को नम करके भी भेजती है। ओके, तो ये काम हुआ किसका? नासिका का। अपन इसको यहाँ से पढ़ते हैं। नासिका यह एक जोड़ी नासा द्वार से शुरू होती है। यह एक बड़ी गुहा के रूप में होती है जो पतली हड्डी व झिल्ली के द्वारा 2 भागों में विभक्त होती है। एक पतली हड्डी यहाँ पर, ठीक है, और ये एक कठोर तालु का जो हिस्सा था इसके ऊपर का यहाँ झिल्लियाँ होती है। ओके, पतली झिल्ली। अब कह रहे हैं नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल, पतली झिल्ली में होने वाला रक्त प्रवाह, झाड़ूनुमा पक्षमाप, श्लेष्मा, ठीक है, आपसी सहयोग से श्वास वायु में धूल कण, पराग कण, फफूंद आदि को दूर कर उसे शुद्ध करते हैं। इस शुद्धि के पश्चात ही श्वास वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो हमें ध्यान रखना है नासिका का एक प्रमुख कार्य है वो जो वायु शरीर में प्रवेश करने वाली है उसको साफ करके ही अंदर भेजती है। ओके, नासिका के बाद पहुंच जाते हैं अपन, अगला टॉपिक है मुख। कौन सा है? मुख। मुख देख लेते हैं। मुख श्वसन तंत्र में एक द्वितीय अंग के तौर पर कार्य करता है। मुख से ली गई श्वास वायु नासिका से ली गई श्वास की भांति शुद्ध नहीं होती, क्योंकि मुख में किसी प्रकार के सीलिया और श्लेष्मा पदार्थ नहीं होते। ये कह सकते हैं कि ये इमरजेंसी द्वार है। अगर किसी भी प्रकार से जुकाम अगर लगा हो और श्वसन मार्ग यानी नासा मार्ग अगर बंद हो, ठीक है, तो मुख द्वितीय अंग के तौर पर सांस को अंदर लेने का कार्य करता है। अब पहुंच जाते हैं ग्रसनी। यह नासिका गुहा के पृष्ठभाग यानी पीछे से
आहार नाल के ऊपरी भाग तक फैली हुई होती है, या 3 भाग मैंने तुम्हें वहां समझा दिए थे। नासाग्रसनी जो नासिका की तरफ होती है, मुख की तरफ से होती है उसको कहते हैं मुखग्रसनी, और कंठ की तरफ होती है उसको कहते हैं कंठग्रसनी में विभक्त रहती है। वायु नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात नासाग्रसनी से होती हुई मुखग्रसनी में आती है। किसमें? नासाग्रसनी से मुखग्रसनी, मुखग्रसनी से कंठग्रसनी तक पहुंच जाती है। अब देखा, मुख से ली गई श्वास सीधे मुखग्रसनी में प्रवेश करती है। मुखग्रसनी से वायु कंठग्रसनी से होती हुई एपिग्लोटिस, यानी वर्ड याद रखना, एपिग्लोटिस, ठीक है, की सहायता से स्वर यंत्र यानी कंठ में प्रवेश करती है। तो ये एक एपिग्लोटिस एक ऐसा ढक्कन है जो श्वास नली के ऊपर होता है, और श्वास नली के ऊपर इसलिए होता है क्योंकि जब भोजन मुख से ग्रास नली में प्रवेश करेगा उस समय ये ढक्कन क्या करेगा? श्वास नली को बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश न कर जाए, इसीलिए एक ढक्कन के तौर पर कौन करता है कार्य? एपिग्लोटिस कार्य करता है। एपिग्लोटिस एक पल्ले नुमा लोचदार उपास्थि संरचना है जो श्वास नली व आहार नली के मध्य एक स्विच का कार्य करती है। स्विच तुम जानते हो, वो खोलने और बंद करने का काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वायु कंठ में प्रवेश करने वाली होगी, ठीक है, उस समय ये स्विच यानी एपिग्लोटिस खुल जाएगा। और अगर भोजन प्रवेश करने वाला होगा आहार नली में, यानी कौन सी? ईसोफेगस जिसे अपन कहते हैं, आहार नली, ठीक है, में प्रवेश करने वाला होता है, उस समय ये स्विच क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। पहुंचते हैं डी, स्वर यंत्र या लैरिंग्स पर। यह कंठग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना है जो 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बनी होती है। इसको डायग्राम देखते हैं अपन वापस, ठीक है, जिसको मैंने अलग कलर से बताया है। इस अलग कलर से बताने का कारण ही इसीलिए मैंने किया क्योंकि ये जो है ना, ये संरचना आपको इस तरीके से नजर आएगी कि ये कृष्णी, ग्रसनी और श्वास नली। तो ये तो यहां से लेकर ये पीले रंग की जो मैंने बताई, ये तो है श्वास। तो ये जो मध्य की संरचना है उसको कहते हैं लैरिंग्स या कंठ। देख लेते हैं अपन। लैरिंग्स और कंठ में अपन ने ये पढ़ लिया कि ये 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। भोजन को निगलने के दौरान एपिग्लोटिस स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करता है। यानी आवरण का मतलब मैंने बता दिया कि यानी स्विच का कार्य करता है कि वो भोजन को निकलते समय एपिग्लोटिस क्या करेगा? स्वर यंत्र को यानी लैरिंग्स को क्या कर देगा? बंद कर देगा, तथा भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकती है। इसमें स्वर रज्जु पाई जाती है। अब बात समझना, स्वर रज्जु करती क्या है? स्वर रज्जु श्लेष्मा झिल्लियां होती है जो हवा के बहाव से कंपकपी पैदा कर अलग अलग तरह की ध्वनियां उत्पन्न करती है। इसलिए हम कंठ को ध्वनि उत्पादक अंग के तौर पर भी जानते हैं। तो लैरिंग्स को एक बार वापस रिपीट करते हैं। लैरिंग्स क्या था? लैरिंग्स स्वर यंत्र था। कितने प्रकार की उपास्थि का बना हुआ था? ये 9 प्रकार की उपास्थि का बना हुआ था, ठीक है। इसके ऊपर एपिग्लोटिस क्या करती है? एपिग्लोटिस भोजन को निगलते समय भोजन को स्वर यंत्र यानी कंठ में प्रवेश करने से रोकती है। इसमें क्या पाई जाती है? स्वर रज्जु पाई जाती है जो श्लेष्मा झिल्लियां होती है, और ये कंपकपी पैदा कर अलग अलग तरीके की ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम होता है। तो ये तो हो गया ऊपरी श्वसन तंत्र कंप्लीट। अब आता है अपने पास निचला श्वसन तंत्र। अब निचले श्वसन तंत्र में श्वास नली का नाम होता है ट्रेकिया। क्या नाम होता है? ट्रेकिया। तो मैं तुम्हें इसको डायग्राम से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि अपने पास लैरिंग्स के बाद में ये जो श्वास नली है, यहां से लेकर यहां तक ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें भी उपास्थियां होती है और ये ऐसे सी आकार के अधूरे छल्ले, ठीक है, ये के रूप में होगी। ये उपास्थियां क्या करती है? ध्यान रखना, ये नली, इस नली के ऊपर उपास्थि लगी हुई है। क्या लगी हुई है? उपास्थि। यानी ये जो नलिका है जिसे श्वास नली कहते हैं, ये खुद उपास्थि की बनी होती है, और ये नलिकाएं काफी हद तक, काफी अंदर तक जाती है, ठीक है। और ये क्या करती है? इस पाइप को यहां से लेकर लास्ट कुंपिका तक, कहां तक? कुंपिका तक एकदम ओपन पाइप के रूप में रखती है। ऐसा पाइप जो कभी भी बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि श्वास के निरंतर आवागमन के लिए इस पाइप का ओपन यानी खुला होना आवश्यक होता है, और ऐसा करने का कार्य श्वास नली के अंदर उपस्थित उपास्थियां करती है। ये ध्यान रखना, श्वास नली किसकी बनी होती है? उपास्थियों के सी आकार के अधूरे सी आकार के छल्ले की बनी होती है। ये उपास्थियां क्या करती है? इस श्वास नली को यहां से लेकर कुंपिका तक क्या करती है? लगातार ओपन या खुला रखती है, ताकि वायु का
आदान प्रदान आसानी से किया जा सके। अब आ जाते हैं इसके टॉपिक को अपन पढ़ते हैं। ध्यान देना यहाँ पर, यह करीब 5 इंच लंबी यानी 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला, ध्यान रखना ये नाम लिखा अपने, कूट स्तरीय पक्षमाभी, पक्षमाभी यानी इसके अंदर भी क्या होते हैं बाल, अंदर की तरफ क्या होते हैं बाल यानी पक्षमाभ होते हैं। स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखित सी आकार के उपास्थि के छल्ले से बनी होती है। ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं, क्योंकि अगर चिपक गया तो आदान प्रदान क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तथा इसे सदैव खुला रखते हैं। श्वास नली स्वर यंत्र को श्वसनी से मिलाती है, ठीक है, तथा श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाती है। श्वसनी कहाँ तक पहुंचाती है, श्वसनी। तो अपन ये डायग्राम देखते हैं, देखो अपने पास ये जो श्वास नली है, ठीक है, ये श्वास नली गर्दन से एंट्री करके अब ये पहुंच चुकी है वक्ष स्थल। तो ये पूरा जो भाग होता है डायफ्राम के ऊपर, डायफ्राम के ऊपर, इसको क्या कहते हैं, वक्ष स्थल यानी वक्ष गुहा। और इस डायफ्राम के नीचे की गुहा को कहते हैं उदर गुहा, और ये पड़ा था अपने आहार नली के अंदर, ठीक है। तो वक्ष गुहा के अंदर जो प्रवेश करवाने का काम है वो श्वास नली है। अब यहाँ जाकर के कितनी शाखाओं बढ़ गई, ये 2 शाखाओं में, ठीक है। अपने भी इसको दो शाखाओं के रूप में क्या लिखा है, श्वसनी लिखा है। आगे बढ़ते हैं अपन, पहुंचाती है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं अपन, वक्ष गुहा में पहुंचकर श्वास नली दाहिनी और बाईं 2 भागों में विभाजित हो जाती है, अपनी तरफ के फेफड़े में प्रविष्ट हो जाती है। इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। तो श्वसनी जो है ना, जैसे ही फेफड़े में प्रवेश करती है और फेफड़े में प्रवेश करने के बाद शाखाओं में विभक्त होती है, वो जो फेफड़े में प्रवेश करने के बाद जो पहली शाखा है उसको कहेंगे प्राथमिक श्वसनी। अब ये और विभाजित होगी। श्वास नली में उपस्थित उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है, जो श्वास के साथ आगे आने वाली वायु को क्या करती है, शुद्ध कर फेफड़ों की ओर अग्रसित करती है। इसका मतलब बात समझना कि नासिका में ही श्लेष्मा नहीं है, उसके आगे भी श्लेष्मा है। किसमें, श्वास नली में भी श्लेष्मा है और श्वसनी में भी श्लेष्मा है। ये क्या करती है, जो आगे की तरफ वायु है वो इनको टच होकर निकलेगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि सीलिया या पक्षमाभ क्या करेंगे, धूल के कणों को चिपका करके रखेंगे, आगे नहीं जाने देंगे, यानी कुंभिका तक नहीं पहुंचने देंगे। ओके, बी, अब ये श्वसनी और श्वसनी का, ठीक है, पढ़ते हैं। श्वास नली 2 भागों में विभक्त हो जाती है, श्वसनी बनाती है, वन देख लिया अपने। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाओं जिन्हें द्वितीयक श्वसनी कहते हैं में बढ़ जाती है, ठीक है। प्रत्येक खंड में द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी में विभक्त हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये और शाखाएं बन रही है। अगर हम इस डायग्राम में देखना चाहें तो ध्यान रखना कि ये प्राथमिक श्वसनी, ठीक है, बढ़ गई, बढ़ करके अगर ये शाखा हुई तो ये द्वितीयक हो गई, फिर यहां से एक शाखा और हो गई तो ये क्या होगी, तृतीयक। अब जाकर के यहाँ क्या बनेगा, वायु कोश या कुंभिका बनेगा लास्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक तृतीयक श्वसनी छोटी छोटी श्वसनियों में बढ़ जाती है। ये श्वसनियां फेफड़े में फैली रहती है। हर श्वसनी आगे चलकर एक छोटी सीमांत श्वसनी विभक्त हो जाती है, ठीक है। श्वसनी और श्वसनियां मिलकर के एक वृक्षनुमा संरचना बनाते हैं, जो बहुत सी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कुंभिकाएं पाई जाती है। अब आवाज सुना कि श्वसन के लिए फुफ्फुस की इकाई के तौर पर काम कौन करती है, वो करती है कुंभिकाएं। कौन करती है, कुंभिकाएं। असंख्य संख्या में एक फुफ्फुस के अंदर क्या पाई जाती है, कुंभिकाएं पाई जाती है। यहाँ क्या होता है, गैसों के विनिमय यानी आदान प्रदान इन कुंभिकाओं के माध्यम से होता है। तो अपन ने क्या किया है, अपन ने याद रखने का एक चार्ट बनाया है कि आप वायु कहाँ से कहाँ प्रवेश करेगी। सबसे पहले वायु बाह्य नासा क्षेत्र से आएगी नासिका में, यहाँ कुछ हद तक स्वच्छ हो जाएगी यानी साफ हो जाएगी। फिर पहुंचेगी ग्रसनी और कंठ में, यहाँ पर पक्षमाभ नहीं पाए जाते, कृष्ण में भी नहीं पाए जाते, कंठ में भी पक्षमाभ नहीं पाए जाते। अब वापिस पक्षमाभ और श्लेष्मा पाया जाएगा श्वास नली से श्वसनी, श्वसनी से प्राथमिक श्वसनी से द्वितीयक श्वसनी से तृतीयक श्वसनिका, तृतीयक श्वसनिका से वायुकोश और वायुकोश से कुंभिका। अब कुंभिका में क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होता है। मान लो कि अगर ये संरचना माने कि ये कुंभिका यानी यहाँ से वायु अंदर प्रवेश करती है, यहाँ से अंदर प्रवेश करती है, और ये इस प्रकार की संरचना यानी गोलाकार संरचना होती है। अब क्या होता है, इसके ऊपर रुधिर वाहिनियों का जाल होता है। जैसे ये है ना, इसको मैंने इस प्रकार से बनाया कि ये संरचना है। अब तुम ये समझ लो कि ये जो संरचना है इसके अंदर रुधिर वाहिनियां असंख्य संख्या में फैली हुई है और ये बहुत पतली झिल्ली होती है, ठीक है। ये सरल सल की उपकला की बनी होती है। अब यहाँ पर क्या आया, रुधिर। अब ये समझ लो कि ये जो है अंदर आई O2, क्या आई O2। अब
रुधिर के साथ इस भाग में क्या है, CO2। अब CO2 तो क्या हो जाती है, इनसे इसमें पहले पहुंच जाती है और O2 इससे इसमें प्रवेश कर जाती है। तो ये कोशिका वह माध्यम है जहां पर क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। अब ये जो CO2 अंदर पहुंची, ये वापस उल्टे मार्ग से, यानी कोशिका से वायुकोश, वायुकोश से श्वसनिका, श्वसनिका से श्वसनी, श्वसनी से श्वासनली, श्वासनली से कंठ, कंठ से ग्रसनी, ग्रसनी से नासिका, नासिका से बाह्य नासा छिद्र द्वारा CO2 क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। यानी ये पथ उल्टा हो गया। तो O2 आने का तो मार्ग ये हुआ और आदान प्रदान हो गया, और CO2 के जाने का मार्ग यही हो गया वापस। तो इस प्रकार से गैसों के आदान प्रदान करने के लिए फुफ्फुस एक सतह प्रदान करते हैं, और आगे जाकर के, अभी भी यहाँ ऊर्जा का निर्माण नहीं हुआ, अब ये रुधिर में जाकर के कोशिका तक पहुंचेगा। कोशिका में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका ऑक्सीकरण करेगा, ऑक्सीकरण करके वापस CO2 उत्पादित करेगा, और जो बनेगा उसको कहेंगे ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, इसमें फुफ्फुस की संरचना रह गई, वो अपन इसके नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे या नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू।